जैसा कि हम पिछले 2-3 रोज से बीएनएसएस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं और अभी राजस्थान एपीओ एग्जाम की वजह से अभी 2 दिन आप लोगों की क्लास प्रॉपर टाइम पर, जो टाइम था हमारा, उस टाइम पर नहीं पहुंच पाई। इसके लिए हमें खेद है। और हम जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था बीएनएसएस का डेफिनेशन क्लॉज, हम वहीं से आज शुरू करेंगे। और जिन लोगों ने भी आरजीएस का एपीओ एग्जाम दिया है, राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, जिन लोगों ने भी दिया है, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। उनको कामयाबी मिले और वो अपने एग्जाम में क्वालिफाई करें और मेंस लिखें और हमसे जुड़े रहें और चीज़ें बेहतर तरीके से हम बताते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम का जो भी चीज़ें मिलेंगी हमें, हम भी बताते रहेंगे आपको, और जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप हमारे यहाँ पर कोई भी कोर्स जो हमारी कोचिंग के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपका रेगुलर क्लासेस चलाई जाती हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज का हो, ये चलाई जाती है। और एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के भी प्रोग्राम हमारी कोचिंग के द्वारा चलाए जाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं या जिनके छोटे भाई बहन, वो हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर ऑफिस में आकर विजिट करें ज्यादा जानकारी के लिए। इसके अलावा हमारी कोचिंग के द्वारा जो स्पेशलाइजेशन है वो लॉ का है, और हमारी कोचिंग जिसमें ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे कोर्सेज जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं एमयू के, जैसे कि आपका बीएलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेज का एंट्रेंस, जैसे कि एमबीए और भी मुख्तलिफ एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं, हम लोग उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर कर या फिर हमारे ऑफिस पर विजिट कर कर। इसके अलावा हम लोग जो किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, सहायक अभियोजन अधिकारी, और खास करके हमने इसी बार अभी जो लास्ट मंथ एग्जाम हुआ आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू की है। जो भी इंटरेस्टेड हमारे अधिवक्ता भाई या अधिवक्ता बहनें, वो जो अभी तक एआईबीई का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो जुड़ सकते हैं हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर कर या फिर हमारे ऑफिस पर विजिट कर कर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट करें। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक था, हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे। बेसिकली हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे, और डेफिनेशन क्लॉज में हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी अब तक, हमने जो भी डेफिनेशंस पढ़ी हमने, तो वो जो डेफिनेशन थी अब तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, वो डेफिनेशन कौन कौन सी थी? वो डेफिनेशन थी हमारी अब तक की जो डेफिनेशन थी, हमने पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो अगली डेफिनेशन है, हाई कोर्ट की डेफिनेशन है। ये मैंने इस डेफिनेशन को जानबूझकर नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसका सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन इसका है सेक्शन 2, ये गलत लिख गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 का जे। इसमें हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है, जैसे कि पहले था वैसा ही सेम अब है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे? अगली डेफिनेशन इंक्वायरी को पढ़ेंगे। अगली डेफिनेशन इंक्वायरी को पढ़ेंगे। वो इंक्वायरी को डेफिनेशन देखिए क्या पढ़ेगा, इंक्वायरी क्या कहता है। इसमें भी कोई तब्दीली ज्यादा नहीं की गई है, नहीं तो इसमें पहले जो सीआरपीसी में डिफाइन थी वैसे ही सेम अब है। देखिए, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी other than a trial conducted under the संहिता by magistrate or court। इंक्वायरी में हर एक इंक्वायरी शामिल है। पहले मैं आपको बता दूं, इंक्वायरी इज अ प्योरली जुडिशियल एक्ट। ये एक पूर्णतः न्यायिक कृत्य है, जिसको कि मैजिस्ट्रेट या फिर किसी न्यायालय के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हमने जाना इंक्वायरी एक ऐसा कृत्य है जो कि पूर्णतः न्यायिक कृत्य है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के जरिए ही कराई जाती है।
तो ये इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी में कह रहे हैं एवरी इंक्वायरी शामिल है, हर तरह की इंक्वायरी शामिल है, लेकिन इसमें ट्रायल कतई शामिल नहीं होगा, ट्रायल इसमें शामिल नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने पहली क्लास में आपको स्टेजेस पढ़ाई थी, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टेजेस पढ़ाई थी। देखिए स्टेज, स्टेज पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था जैसे ही स्टेज कौन सी खत्म होती है, आपकी स्टेज 1 खत्म होती है। वन में क्या था, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म होगा, यानी कि ये पीआर पर जाकर खत्म होगा, पीआर पर। इन्वेस्टिगेशन किस पर खत्म होगा, पीआर पर जाकर खत्म होगा। तो जैसे ही पीआर पर खत्म होगा इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही पीआर पर खत्म होगा, तो पीआर पर जब खत्म हो जाएगा आपका इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पीआर पर होगा। तो पीआर में जब ये खत्म होगा इन्वेस्टिगेशन, तो आपका इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक बार। तो दूसरी चीज इसमें क्या शो हो जाएगी आपकी, दूसरी चीज एक शो हो जाएगी आपकी, इसमें स्टेज 2 शो हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और मैं अभी बता देता हूं आपको। जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्टेज 1 इन्वेस्टिगेशन है, ठीक। स्टेज 2 इंक्वायरी, और स्टेज 3, स्टेज 3 में क्या है आपका, ट्रायल, ठीक है। तो तुमको यहीं से मालूम हो रहा है, स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो पहली स्टेज है उसका पहला स्टेप होता है फाइलिंग दी एफआईआर बाय ए विक्टिम और एनी अदर पर्सन। किसी पीड़ित व्यक्ति या उसके बिहाफ पर कोई और शख्स अगर कोई शिकायत कर रहा है, तो वो एफआईआर से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन, और कहां खत्म होता है, आईओ जो होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होते हैं, अन्वेषण अधिकारी जो होते हैं, वो उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, गवाहों को बुलाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, जो भी चीजें करते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट एक पुलिस रिपोर्ट बनाकर वो पेश कर देते हैं। तो ये माना जाता है जब आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर अन्वेषण अधिकारी जब एक बार अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देता है, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, अंडर द सेक्शन ऑफ 193, जैसे पहले 173 में दिया जाता था, अब 193 में दिया जाता है। तो उसके बाद फिर दूसरी स्टेज का शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग होती है। उस दूसरी स्टेज का नाम क्या है, इंक्वायरी। और ये इंक्वायरी की जाती है, कौन करता है, जज करता है। क्या करते हैं, इसमें कॉग्निजेंस लेते हैं, दिमाग को अप्लाई करते हैं अपने जुडिशियल माइंड, और वो कॉग्निजेंस लेने के बाद में, गवाही वगैरह कराने के बाद में, डॉक्यूमेंटेशन जब हो जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, चार्ज फ्रेम कर देते हैं, चार्ज फ्रेम कर देते हैं। और जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर ही क्या हो जाती है, स्टेज सेकंड खत्म हो जाती है। ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। स्टेज 1 कब खत्म होती है, पीआर पर, पुलिस रिपोर्ट पर खत्म होती है, पुलिस रिपोर्ट पर खत्म होती है स्टेज 1। और स्टेज 2 कहां खत्म होती है, स्टेज 2 जो खत्म होती है हमारी, वो होती है फ्रेम ऑफ चार्ज पर। चार्ज जैसे ही फ्रेम हो जाएगा, तभी आपकी स्टेज 2 समाप्त हो जाएगी। और स्टेज 3 का जो प्रारंभ है वो आपका ट्रायल है। ट्रायल में क्या होता है, ट्रायल में कुछ नहीं होता, दोनों को सुना जाता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं दोनों पक्षकारों को, आपके डिफेंस काउंसिल को भी सुना जाएगा, आपके प्रोसिक्यूशन को भी सुना जाएगा, और इसका जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं, जजमेंट। अब जजमेंट में या तो आपका सेंटेंस होगा या फिर आपका एक्यूटल हो जाएगा, या तो आपको दोष मुक्ति हो जाएगी या फिर आपको दोष सिद्धि हो जाएगी। ये मैंने आपको स्टेजेस बताई थी। तो इस स्टेज में जो सेकंड स्टेज है, वो सेकंड स्टेज ही क्या है, आपकी इंक्वायरी है। देखिए सेकंड स्टेज, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल के सिवाय हर एक जांच, क्या है, जांच है, कंडक्टेड अंडर द संहिता, इस संहिता के अधीन, बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। प्रत्येक वो जांच जो कि विचारण नहीं है, प्रत्येक वो जांच जो कि विचारण नहीं है, जो कि इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय के द्वारा क्या कराया गया, उसे कंडक्ट कराया गया। ठीक है ना, आपने इंक्वायरी समझा।
आप सीधी बात समझिए, प्रीलिम्स में सवाल कैसे आता है? प्रीलिम्स में सवाल दो तरह से आएगा। आपका ये सब क्लॉज पूछेगा किस क्लॉज में है, तो आप बताइए सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज के में इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी ट्रायल नहीं होता, इंक्वायरी ट्रायल नहीं होता है। ट्रायल के अलावा हर एक जांच जिसको कि मैजिस्ट्रेट ने या फिर न्यायालय ने क्या कराया है, इस संहिता के हिसाब से यानी BNSS के हिसाब से कंडक्ट कराया है, वो तमाम प्रक्रिया आपकी इंक्वायरी कहलाएगी। वो तमाम प्रक्रिया आपकी इंक्वायरी कहलाएगी। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, हर वो जांच जो कि ट्रायल नहीं है, हर वो जांच जो कि ट्रायल नहीं है, और ऐसी जांच को कंडक्ट कराने का जिम्मा इस संहिता के हिसाब से किस पर है? किसी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट पर है। वो हर जांच कहलाएगी। लेकिन ट्रायल इसमें कतई शामिल नहीं है। इसमें अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल के अलावा, अदर देन अ ट्रायल, अदर देन अ ट्रायल, देखिए ट्रायल के अलावा, ट्रायल के अलावा और कुछ भी हो सकता है। कौन कंडक्ट कर रहा है? इस संहिता के हिसाब से, बाय दिस, अंडर दिस संहिता, और बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा। यहां तक बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है कि आपको जो समझ में ना आए बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आती रहेंगी आपको। हमने अभी इंक्वायरी जाना, इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी को कहां डिफाइन किया गया है? BNSS के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज के में इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है। हम इसके अगली वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को कहां डिफाइन किया गया है? L में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मैंने फिर वहीं लेके पहुंचना है आपको। ये क्या है? स्टेज 1 है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? स्टेज 1। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? बेसिकली मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों का एकत्र करना, इकट्ठा करना ही क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस का काम है कि वो तमाम सबूतों और साक्ष्यों को इकट्ठा करेगी। तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है। इस पूरे प्रोसेस को, सबूतों को इकट्ठा करने वाले प्रोसेस को ही हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। कैसे? देखिए क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। तमाम वो कार्यवाहियां जो इस संहिता के अंदर की जाती हैं वो इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। किसके लिए? फॉर, के लिए, द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। ऐसी तमाम कार्यवाहियां जो इस BNSS के अधीन जारी रखी जाती हैं या की जाती हैं, जो कि किस लिए की जाती है? जो कि आपके साक्ष्य को एकत्र करने के लिए की जाती है। कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। आपको पहले मैं बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण जो होता है, वो नॉन जुडिशियल एक एक्ट है, वो जुडिशियल एक्ट नहीं होता है, वो न्यायिक कृत्य नहीं है, वो गैर न्यायिक कृत्य है। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है, अन्वेषण का जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो पहला ऑब्जेक्टिव और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका साक्ष्यों को एकत्र करना। ये करेगा कौन? इस संहिता के हिसाब से BNSS के अधीन रहते हुए कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो कि मैजिस्ट्रेट ना हो, जो कि मैजिस्ट्रेट ना हो। इसके अलावा ऐसे अन्य व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट या फिर प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राधिकृत किया गया। बात समझ में आई? मैंने ये कहा इस संहिता में क्या लिखा है, मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन वो तमाम प्रोसीडिंग्स को कहा जाता है जो कि साक्ष्यों को इकट्ठा करने में की जाती हैं, और ऐसी प्रोसीडिंग्स इस संहिता के हिसाब से किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, लेकिन ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी
प्रॉपर अथॉरिटी या मैजिस्ट्रेट ने उसे अथॉराइज्ड किया हो, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए यहां पर, कि यहां पर सवाल क्या आना चाहिए कि साहब ये अदर देन मजिस्ट्रेट क्यों होना चाहिए, मजिस्ट्रेट क्यों नहीं हो सकता? बताते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं हम आपको। आपने अपने एग्जाम में, किसी एग्जाम में आपने अपने मान ली LLB या BLLB के रेगुलर एग्जाम में आपने क्या किया, आपने एग्जाम को कॉपी लिखी, और ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि आपने कॉपी भी खुद लिखी और आप कॉपी भी खुद ही चेक कर दें। बात समझ नहीं मेरी? यानी कि आपके द्वारा किए गए कृत्य का, आपके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन भी आपसे ही करा लिया जाए। बात समझ नहीं? यानी कि जो कुछ आपने किया हम उसका इवैल्यूएशन भी आप ही से करा लें। भाई इन्वेस्टिगेशन इज एन नॉन जुडिशियल एक्ट। क्यों करें नॉन जुडिशियल? क्योंकि किसी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाता है। कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के द्वारा क्यों नहीं किया जाता, इसका सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि जब हम किसी एक्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन कोई दूसरा कर सकता है, क्योंकि उसमें बाइजनेस ना हो जाए। मान लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, आई एम अ मजिस्ट्रेट, मैं मजिस्ट्रेट हूं और मैंने ही अन्वेषण किया, और उस अन्वेषण की इंक्वायरी भी मैं कर दूं। देखो, वंस अ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट बिगिंस द इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या शुरू होता है? इंक्वायरी। देखो, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? पुलिस। और इंक्वायरी कौन कर रहा है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। ये जुडिशियल एक्ट है। ये कैसा एक्ट है आपका? नॉन जुडिशियल, नॉन जुडिशियल एक्ट है। बात समझ में आई यहां तक? एक कृत्य जुडिशियल एक्ट है, दूसरा कृत्य आपका नॉन जुडिशियल एक्ट है। इन दोनों का सामंजस्य बिठाने के लिए, इसमें किसी तरीके का पक्षपात ना हो जाए, किसी तरीके की वाइजनेस ना हो जाए, इसीलिए इसको इस तरीके से गढ़ा गया है। इस नियम को, इन्वेस्टिगेशन के नियम को, चाहे आपका इंक्वायरी हो, इन दोनों की परिभाषा को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से गढ़ा गया है, इस तरीके से रखा गया है कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई पक्षपात की बात ना हो जाए। हमने इन दोनों को ही अलग पर्पस के लिए रखा। एक जुडिशियल पर्पस है, एक का नॉन जुडिशियल पर्पस है। एक जुडिशियल एक्ट है, एक नॉन जुडिशियल एक्ट है। नॉन जुडिशियल एक्ट कौन सा है? इन्वेस्टिगेशन। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट देन बिगिंस द इंक्वायरी। एक बार अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात न्यायिक कृत्य शुरू होता है, उस अन्वेषण की जांच। तो उस इन्वेस्टिगेशन को करने वाली अथॉरिटी कौन है? कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो कि मजिस्ट्रेट ना हो। और ऐसा करने के लिए उस अन्य व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने क्या किया हो? अधिकृत किया हो। बात करता हूं मैं इंक्वायरी की। मैंने कहा इंक्वायरी क्या होता है? एवरी इंक्वायरी होती है, लेकिन वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप बात समझिए, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो कि मजिस्ट्रेट नहीं है, और ऐसा करने के लिए अथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस वे। आप ऐसा करने के लिए उसे अथोराइज किसने किया होगा? मैजिस्ट्रेट है। जब इन्वेस्टिगेशन हो गया कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन डेफिनेट, इसके बाद उसकी जांच होगी। इंक्वायरी कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा। बात समझ में आई? तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में दोनों में फर्क है। एक क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन नॉन जुडिशियल एक्ट होता है और इंक्वायरी एक जुडिशियल एक्ट है। तो हमें ध्यान रखना है, कोई अगर आपसे सवाल करे कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं करा लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं करा लिया, तो आप कहिए कि मैजिस्ट्रेट जब अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंक्वायरी वो नहीं कर सकते, वैसे ही जैसे कि इंक्वायरी एक पुलिस वाला नहीं कर सकता। इसलिए दोनों को अलग रखा गया है। यानी कि एक इंसान कोई काम करके ला रहा है और उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन कोई अन्य व्यक्ति करेगा। भाई कोई आपने काम किया और मैं उस काम को क्या कर रहा हूं? उस काम को चेक कर रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं, तो मैं ना आपको बता पाऊंगा कि इसमें ये गलती है, इसमें ये और ऐड ऑन करना है, या ये सही है या ये गलत है। और मैं कहूं कि आप ही वो काम करिए, खुद से कॉपी लिखिए, आंसर करिए और खुद ही चेक कर लीजिए, तो आप क्या अपनी गलतियां पकड़ पाएंगे? कतई नहीं। तो इसीलिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों को अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा कराया जाता है। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन इज अ नॉन जुडिशियल एक्ट और इंक्वायरी इज अ जुडिशियल एक्ट। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ रिपीट करिए। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। इन्वेस्टिगेशन में वो तमाम कार्यवाहियां शामिल हैं जो कि द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि
साक्ष्य को एकत्रित करने में की जाती है किसके द्वारा? कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन, और बाय एनी पर्सन, किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अदर देन अ मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस वे, आप ऐसा करने के लिए उसे किसने ऑथराइज किया हो? मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो। इज दैट क्लियर? इसमें एक एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में? वेयर एनी ऑफ द प्रीवियस ऑफ अ स्पेशल एक्ट आर inconsistent with the provisions of this संहिता, the provisions of the special act shall be prevail। इसका मतलब क्या है? ये क्या दिया है? आपसे यहां पे प्रीलिम्स का सवाल पूछा जा सकता है या ये इंटरव्यू का सवाल बन सकता है। देखो हमेशा ध्यान रखो, एक होता है ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून। ये क्या होता है? सामान्य कानून, ठीक। और एक होता है स्पेशल लॉ, कैसा? विशेष कानून। तो जब भी ऑर्डिनरी लॉ और सामान्य कानून या फिर आपका विशेष कानून, इन दोनों में जब टकराव होता है आपस में, तो क्या होता है? हमेशा स्पेशल लॉ को वरीयता दी जाती है। वही कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट, जहां पर किसी विशेष कानून के प्रावधानों आर इनकंसिस्टेंट, विरोध में हो, किसके? विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के, यानी कि बीएनएसएस के, यानी कि ये बीएनएसएस के कुछ प्रोविजंस, किससे? कोई स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ, ये आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तो ध्यान रहे, द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल बी प्रिवेल। समझिए, इसे दोबारा से समझाता हूं, आसान भाषा में समझिए। एक हमारे पास कानून है टाडा पोटा, एनडीपीएस एक्ट, और भी मुख्तलिफ कानून हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं एनडीपीएस एक्ट की, या हम टाडा की बात कर लेते हैं। टाडा में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन आपको कितने दिन में करना होगा? 1 महीने में कंप्लीट करना होगा, लेकिन यहां तो लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना, बात समझ? तो ध्यान रहे, अगर इन्वेस्टिगेशन को कहीं स्पेशली डिफाइन किया गया है, किस एक्ट में? टाडा में, ठीक है, पोटा में, ये स्पेशल कोई कानून है, कोई स्पेशल कानून है। उन कानून में क्या किया गया है? उसमें क्या किया गया है? उसमें यह किया गया है कि आपने कोई स्पेशल कानून को स्पेशली डिजाइन किया स्पेशल पर्पस के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्पेशल कानून ऑर्डिनरी कानून पर प्रिवेल करता है। क्यों करता है? आपने इस संहिता में एक जनरल प्रोसीजर लॉ है हमारा, जनरल बात करता है कि हर मामले में यही काम करेगा, हर मामले में। लेकिन कोई स्पेशल कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, स्पेशल कानून को पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने क्या स्पेशल कानून बना दिया कि इस पर्टिकुलर एक्ट में या पर्टिकुलर ऑफेंस में आप इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए उसमें कुछ और तरीका बता दिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का, तो एक दूसरे में विरोधाभास हो गया, एक दूसरे में कन्फ्लिक्शन हो गया। तो उस कंडीशन में वो स्पेशल लॉ क्या करेगा? प्रिवेल करेगा, ना कि ये संहिता लागू होगी। समझ में आया? हमने बताया कि जब कभी बीएनएसएस के प्रोविजंस एज रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन और किसी स्पेशल कानून में, कोई स्पेशल लॉ में क्या हो रहा है, स्पेशल एक्ट में ऐसे कोई प्रोविजन है जो एज रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, अगर दोनों में क्या होता है, टकराव की स्थिति होती है, दोनों में कन्फ्लिक्शन होता है, तो यहां पर प्रिवेल किसको किया जाएगा? स्पेशल लॉ को किया जाएगा। देखो, द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। बात समझ में आई? ऐसे विशेष कानून या ऐसे विशिष्ट कानून के उपबंधों को वरीयता दी जाएगी। इज दैट क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं, देखें। ठीक है, अगली डेफिनेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स।
क्या होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ which evidence is or may be legally taken on oath. ऐसी तमाम कार्यवाहियां जो कि which evidence is or may be legally taken on oath, जिनमें आपने क्या कर रखा है, जिनमें आपने एविडेंस को शपथ पर लिया जाता हो, ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग जिनको शपथ पर लिया जाता हो, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। क्या आर्बिट्रेशन इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और नॉट? नो, वो उसमें ओथ पर नहीं होती है, नहीं होती है। मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं, यहां थोड़ा सा इन्होंने बताया है लेकिन उतना नहीं, मैं इसको और आसान कर देता हूं। जुडिशियल प्रोसीडिंग में 3 खासियत होती है, ठीक है। क्या क्या होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में? हमेशा एविडेंस, ये एविडेंस लेने की बात कर रहे हैं ना, एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है, या तो लिया जाएगा लीगली उस पर ओथ पर लिया जाएगा। तो पहला क्या होता है, एविडेंस हमेशा बिफोर कोर्ट लिया जाएगा, बिफोर कोर्ट। इसका मतलब कोर्ट के समक्ष हमेशा एविडेंस लिया जाएगा, एविडेंस हमेशा कोर्ट के समक्ष लिया जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, आपको क्या होता है, ऑन ओथ होता है, ऑन ओथ, शपथ पर लिया जाएगा, ठीक है ना, ऑन ओथ होगा। और तीसरा क्या होता है इसमें, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस। किसको मिलेगी? आपकी जो एडवर्स पार्टी होगी, जो भी एडवर्स पार्टी होगी, किसी भी गवाह के मामले में या किसी सबूत के मामले में उसको क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर ये तीनों पैरामीटर पूरे होते हैं किसी भी प्रोसीडिंग्स में, किसी भी प्रोसीडिंग्स में ये तीनों पैरामीटर पूरे होते हैं, इट्स अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इट्स अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब बात करता हूं मैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में ये दोनों चीजें पूरी होती हैं कि वो ऑन ओथ भी होता है, जैसे शपथ पत्र देते हैं ऑन ओथ है भाई, शपथ पत्र का मतलब भी क्या है, एफिडेविट ऑन ओथ बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने होता है। उनके पास भी सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं जो आर्बिट्रेटर होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस नहीं होता है। वो क्या कराते हैं, मीडिएशन कराते हैं ना, मीडिएट कराते हैं ना, समझौता कराते हैं, कंसिलिएट कराते हैं, समझौता कराते हैं आपस में कि समझौता कर लीजिए। तो जब समझौता होगा तो उसमें क्रॉस होगा ही नहीं। जब कोई किसी भी कार्यवाही में, किसी प्रोसीडिंग्स में जब क्रॉस का कंसेप्ट नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होने के लिए क्या, ओथ पर एविडेंसेस को लिया जाएगा, ठीक है। कब लिया जाएगा, बिफोर कोर्ट लिया जाएगा, और उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस किसको दिया, टू दी गिवन टू दी एडवर्स पार्टी, अपॉर्चुनिटी ऑफ द क्रॉस गिवन टू दी एडवर्स पार्टी। किसी विपक्षी पक्षकार को, उस मामले के विपक्षी पक्षकार को आपको क्या देना होगा, आपको उसमें प्रतिपक्षा का मौका देना होगा। भाई आपने कुछ कहा तो वो अपनी बात रखेगा, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट। और ये सब कहां होती हैं, ये सारी चीजें, खूबियां ये आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होती हैं, ये आपकी न्यायिक कार्यवाही में होती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? इन रिलेशन टू द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के संबंध में लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? मीन्स द लोकल एरिया विदिन which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under the Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify. लोकल एरिया वो होता है किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट की जो किसी अपनी कुछ पावरों को या पूरी पावरों को वो एक्सरसाइज कर सके। मिसाल के तौर पर आपको अलीगढ़ का जिला जज अपॉइंट किया जाता है, तो क्या आपके आदेश का प्रवर्तन बगल के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में या मेरठ में अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो आपका लोकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो आपका लोकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? एक जमीन पर आपके
पावर का एक्सरसाइज करना, वो जमीन लोकल करें, लोकल 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 जुडिक्शन। तो लोकल जुडिक्शन का मतलब है कि वो जमीन का वो हिस्सा जिसे सरकार ने क्या कर रखा है, नोटिफाई कर रखा है, और उस जमीन के हिस्से पर अपनी सभी पावर या कुछ एक पावर को वो एक्सरसाइज कर सकता हो टाइम टू टाइम। ऐसे ही जमीन के हिस्से पे पावर के एक्सरसाइज को ही लोकल जुडिक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो लोकल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कोर्ट और एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ दिस हिज पावर्स अंडर दिस संहिता सच लोकल एरिया कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। वो कोई हिस्सा हो सकता है इसमें, कंप्राइज स्टेट का कोई पूरा स्टेट होता है, कोई पार्ट होता है या कोई और हिस्सा होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, स्पेसिफाई करे अपने गजट में। इज दैट क्लियर? लोकल जुडिक्शन का मतलब समझिए, एक वो लोकल एरिया जिसमें वो मजिस्ट्रेट या वो कोर्ट क्या करता हो, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता हो। इट मींस क्या कहलाया जाएगा, आपका लोकल जुडिक्शन कहलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉग्निजेबल मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। देखिए ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कह रहे हैं, अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट द वारंट means offense for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without the warrant। आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन मैंने बताया, हर सरकार अपने गजट में नोटिफाई करती है। ये नोटिफिकेशन हो गया, मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफिशियल गजट होता है गवर्नमेंट का, उसमें नोटिफाई करती है, वो आपके ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट होता है। इसके बारे में देखिए ऑफेंस, ये थोड़ा सा आपका यहां पर आपको देखना है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ऑफेंस का मतलब क्या है यहां पर, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन, कोई कृत्य और लोग मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trustment Act 1871। ऐसा कोई कृत्य या कोई लोभ जो किसी समय आप प्रवर्तित विधि टाइमिंग इन फोर्स लॉ के अधीन पनिशेबल हो, सजा के लिए पात्र होने वाला कोई ऐसा एक्ट या लोग जो इस वक्त का वजूद में कानून के हिसाब से उसे सजा दी जा सकती हो, एक तो वो ऑफेंस होगा, ये समझ लीजिए। एक एक्ट है या ओमिशन है, ये दोनों कोई एक एक्ट के साथ, जैसे बीएनएस में क्या है, ये दोनों, ये एक्ट है, ये ओमिशन हो सकता है। ये मान लीजिए ये मर्डर हो और ये अटेम्प्ट टू मर्डर हो, ओमिशन चूक गए ना मारने से, तो आपने एक्ट किया या ओमिशन किया, और कैसा एक्ट किया, अंडर दी बीएनएस क्या है, पनिशेबल है वो, पनिशेबल, ठीक है, पनिशमेंट दिया जाएगा आपको। एक तो ये हो गया, ये ऑफेंस हुआ। दूसरा ऑफेंस क्या हुआ, सेक्शन 20 किसका, कैटल ट्रेसपास एक्ट, देखो ये कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20, इसमें क्या कर रखा है इसने, कंप्लेंट में भी मेड, आपको कैटल ट्रेसपास अधिनियम, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन आपने क्या दे रखी है, कोई शिकायत दे रखी है, ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, माना जाएगा उसने ऑफेंस किया है। क्या किया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या दिया गया है, सेक्शन 20 पशु अत्याचार अधिनियम 1871 में उसके खिलाफ एक शिकायत दी गई है। दो चीजें समझिए, बहुत आसान डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें। एक ऐसा एक्ट या एक ऐसा ओमिशन, कोई ऐसा कृत्य या कोई लोग जो कि किसी टाइमिंग इन्फोर्स लॉ में, ठीक है, जो समय प्रवर्तित विधि है उसके अधीन पनिशेबल है, तो वो भी ऑफेंस कहलाया जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या किया गया है, उसके खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में उसके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है, शिकायत दी गई है। द कंप्लेंट अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास अधिनियम 1871, दैट मीन्स इट्स ऑफेंस।
ये भी ऑफेंस होगा। कोई एक्ट ऑफेंस हो सकता है, कोई ओमिशन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कृत्य जिसके लिए क्या किया गया है, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास अधिनियम, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1871, इसमें भी आपको कंप्लेंट फाइल की गई है आपके खिलाफ। इट मींस यू आर अक्यूज्ड ऑफ कैटल ट्रेसपास अंडर द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक है ना। तो आपको पता लगा कि यहाँ पर तीन चीजें बताई गई, कोई एक्ट हो सकता है, कोई ओमिशन हो सकता है, या फिर कोई कैटल ट्रेसपास एक्ट में क्या दिया गया है, आपके खिलाफ क्या दी गई है, एक कंप्लेंट दी गई है, तो आपको माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है। बात समझ में आई। आपको ध्यान रख, ये नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, पहले भी यही था और अब भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आई आपको। ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज क्या होता है? ऑफिसर इंचार्ज का मतलब समझते हैं? हाँ, एक चीज इसमें समझनी है, बाकी कुछ नहीं समझना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर, जिसके कंधों पर उस हाउस स्टेशन का, उस थाने का या उस चौकी का इंचार्ज हो, भार हो, भार साधक अधिकारी हो, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करता हो, वो वहां के भार साधक में, उसके भार साधन में सारी चीजें हैं। देखिए कैसे कह रहे हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, थाने का भार साधक अधिकारी, इसका मतलब क्या हो, थाने का भार साधक अधिकारी, इंक्लूड्स when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty, the police officer present at the station house, who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, when the state government so directs any other police officer so present। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताते हैं क्या है अभी, क्या कह रहे हैं। हाउस ऑफ स्टेशन ऑफिसर कौन होता है? व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज, जब कभी ऑफिसर इंचार्ज, देखो ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है? जिसके ऊपर भार साधक, वो कह रहे हैं इंक्लूड्स, और कौन शामिल होगा, कौन होगा? पहला आदमी कौन होगा? जैसे मान लीजिए एक थाने पे इंस्पेक्टर है जो कि भार साधक है, अब वो नहीं है, वो चले गए, वो बीमार हो गए या किसी और वजह से वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनके बाद में उनके जस्ट, देखो कह रहे हैं एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और द इलनेस और द अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर। ऐसे व्यक्ति के जस्ट बाद में आने वाला व्यक्ति, यानी कि उनके नीचे जस्ट बाद, उनके जस्ट जूनियर, ठीक है ना। जैसे एक थाने पर, जैसे मान लीजिए सिविल लाइन थाना है अलीगढ़ का, उसमें इंस्पेक्टर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते बीमारी की वजह से या किसी और वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं गए हुए हैं, तो उनकी ड्यूटी को परफॉर्म कौन करेगा? उनकी एब्सेंट में उनके जस्ट बाद वाला व्यक्ति, उनके जस्ट जूनियर करेगा। और अगर वो भी ना हो तो फिर ध्यान रखें कोई और अधिकारी हो सकता है, लेकिन ऐसा अधिकारी वो कैसे नहीं होगा? वो कांस्टेबल की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सो डायरेक्ट, देखो सवाल यहीं से आएगा आपका, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का आदमी होना चाहिए, इसका नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हाउस स्टेशन ऑफिसर नहीं है तो उनके बाद में जो भी जूनियर होगा वो का संभालेगा, अगर जूनियर भी मौजूद नहीं है तो ध्यान रहे कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का आदमी होना चाहिए। और कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिसको बताएगी वो व्यक्ति इसको परफॉर्म कर सकता है। इज दैट क्लियर? हाउस स्टेशन ऑफिसर था ये, आपका आर में डिफाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस, प्लेस में क्या है देखिए, प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल्स। ये ध्यान रखिएगा, जहां से प्लेस में सवाल आता है आपसे पूछ लेगा हाउस या सॉरी प्लेस में क्या शामिल है, तो प्लेस में क्या शामिल है? ये चार चीजें शामिल है आपका, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ये पांच चीजें हैं। इनमें करेगा क्या? इनमें से तीन रख देगा, चौथे को मिस कर देगा, या फिर इनमें तीन गलत रख देगा, एक सही रख देगा, पूछेगा इसमें बताइए कौन सा सही है, तो आपको सही को चूज करना है, ठीक है। क्या होता है, हमने पूछा प्लेस में क्या क्या शामिल है, प्लेस में शामिल है हाउस, प्लेस में शामिल है बिल्डिंग, प्लेस में शामिल है टेंट, प्लेस में शामिल है व्हीकल, प्लेस में शामिल है वेसल, ठीक है ना। अगला पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? हमने बताया था पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, 193 के क्लॉज 3 में जो पेश की जाती है। पुलिस रिपोर्ट क्या? जब इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर पूरा कर लेता है तो क्या दी जाती है? पुलिस रिपोर्ट दी जाती है। इस पुलिस रिपोर्ट को कहां दिया जाता है? 193 के क्लॉज 3 में दिया जाता है। पहले क्या था? 173 में दिया था। देखो ये करें, मींस अ रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट। जब पुलिस ऑफिसर क्या करता है? इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है इसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास, अंडर सबसेक्शन ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 93। जब कभी एक पुलिस ऑफिसर अपने अन्वेषण की जांच को धारा 193 की उपधारा 3 में संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित करता है या भेजता है तो ऐसी रिपोर्ट को ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में इसमें क्या होता है? पुलिस स्टेशन कुछ नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर जगह होती है, उस पर्टिकुलर जगह को सरकार डिक्लेयर कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई ये जगह आज से क्या होगी? पुलिस थाना होगा, उसको गजेट में नोटिफाई करती है। ठीक, इसको क्या करती है? गजेट में। चाहे वो चौकी हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, सरकार क्या करती है? उसकी नोटिफिकेशन में निकालकर उसे गजेट में नोटिफाई कर देती है। ठीक है ना? ओके, चलिए बात समझ में आई। पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ये पूछा जाता है कि थाने को बनाना, नए थाने को क्रिएट करना, नई चौकी क्रिएट करना किसकी पावर है? ये स्टेट गवर्नमेंट की। टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। वो एरिया बता सकते हैं कि ये थाने में कौन कौन सा एरिया आता है, इस चौकी में कौन कौन सा एरिया आता है, ये भी तय करेगी सरकार। एक थाना बता दिया कि ये भी सिविल लाइन थाना होगा और इस सिविल लाइन थाने में ये एरिया आएंगे, इसके अंदर इतनी चौकी आएंगी इसके अंदर, ये भी सरकार को ही बताना होगा। बस इसमें सवाल आपसे पहले में पूछा जाएगा कि पुलिस स्टेशन को स्पेसिफाइडली या जनरली कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगला पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये ध्यान रखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आती है डेफिनेशन प्रीलिम्स में। क्या कह रहे हैं? means any person appointed under the section 18 and includes any person acting under the direction of the public prosecutor। इस संहिता के सेक्शन 18 में किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, कोई व्यक्ति BNSS की धारा 18 में नियुक्त किया गया, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाया जाएगा। या फिर ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशन में कोई अन्य व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। means any person appointed under the section of 18 and includes any person under the direction of the public prosecutor। लोक अभियोजक वो व्यक्ति होता है जिसको कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 में नियुक्त किया जाए, या फिर ऐसे नियुक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक के निर्देशनाधीन कोई अन्य व्यक्ति काम करता है, उसको भी आप लोक अभियोजक कहेंगे। अगला सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या होता है? मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीजन सोचते हैं तहसील, जिले के कोई उपखंड। जैसे एक जिले में कितने होते हैं? मिनिमम 3, 4, 5, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अलीगढ़ में हम बात करें, जो तहसील होती है, एक सदर तहसील होती है, जैसे कि अलीगढ़ की कोल तहसील है, ऐसी अलीगढ़ में और तहसील है, जैसे कि खैर हुआ, ठीक है, आपकी अतरौली हुई, और भी तहसील हो सकती है, टप्पल है आपका, ठीक है, ये सारी तहसील हो सकती हैं। तो ये जो तहसील है ये उपखंड कहलाई जाती है। इनको बनाने का काम कौन करती है? सरकार करती है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए समन्स केस। समन्स केस क्या होता है? समन्स मामला मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। इतना जानिए सिर्फ खाली, समन केस वो केस है जो कि वारंट केस नहीं है। समन केस वो केस होता है जो कि वारंट केस नहीं है। ठीक है, तो फिर वारंट केस क्या है? तो भैया पहले वारंट केस ही पढ़ देते हैं। वारंट केस को यहां डिफाइन किया गया। वारंट केस क्या होता है? देखो, वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment फॉर लाइफ और imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। वारंट मामला वो मामला होता है जिसमें कि आपको मृत्युदंड दिया जाए या आजीवन कारावास हो, या फिर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाए। सवाल यहीं से बनता है प्रीलिम्स का। क्या पूछते हैं वो? मान लीजिए किसी मामले में, कोई मामले में 2 साल से कम की सजा है, तो कौन सा मामला होगा? वो समन मामला होगा। और 2 साल तक की सजा तब भी समन मामला होगा। तो क्या करें? इम्प्रिजनमेंट फॉर एन टर्म एक्सीडिंग 2 years, ऐसा भी मामला जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, वो भी वारंट। लेकिन 2 साल तक के मामले, सिर्फ और सिर्फ 2 साल से सजा है, वो मामले क्या होंगे? वो समन से मामले होंगे। वारंट मामले कौन से होते हैं? वारंट मामले वो मामले होते हैं जिनमें कि अक्यूज्ड व्यक्ति को
डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर एनी इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स और बिलो दी 2 इयर्स ये आपका वारंट मामला नहीं होता, ये समन मामला होगा। अबव 2 ईयर या एक्सीडिंग 2 ईयर तो ये आपका वारंट मामला होगा। ये कह रहे हैं समन मामला क्या है, वो मामला जो कोई वारंट मामला नहीं, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या 2 इयर्स नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, ऐसे मामले जो इसमें 2 साल से ज्यादा ना हो, सिर्फ 2 साल तक के, 2 साल तक की सजा अगर हो रही है किसी मामले में तो वो मामला समन मामला होगा, ना कि वारंट मामला होगा। वारंट मामला होने के लिए कम से कम 2 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए। 2 साल से ज्यादा से लेकर 2+ से लेकर कितना एक्सीडिंग डेथ पेनल्टी तक होनी चाहिए, तो वो मामला क्या होगा, वारंट मामला होगा। उसमें 2 से 3 साल तक हो सकती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी। इट मींस दैट इज द वारंट मामला, बट एनी अदर केस मतलब समन केस। इज दैट क्लियर? विक्टिम, ये डेफिनेशन थोड़ा बदली गई है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। समन मामला वो मामला होता है जो कि वारंट मामला नहीं है, तो फिर वारंट मामला क्या होता है, तो वारंट मामला वो मामला होता है जिनमें सजा कितनी होती है, या तो डेथ पेनल्टी होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, मृत्यु दंडादेश दिया जाता है, या उसमें आजीवन कारावास होता है, या फिर उसमें क्या होता है 2 साल से अधिक की सजा होती है। ऐसे मामलों को हम वारंट मामला कहते हैं। इसके अलावा कोई अन्य मामला होगा तो वो समन मामला कहलाया जाएगा। विक्टिम की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, वाइडर किया गया है, पहले थोड़ा नैरोर थी, अब बढ़ा दी गई। इसको सही से समझेंगे। विक्टिम पहले कहां थी, विक्टिम कहां थी, पहले डब्ल्यू में डिफाइन थी, ठीक है, अब नहीं है। तो देखिए अब वाई में डिफाइन है। विक्टिम क्या कहते हैं, विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, किसी लॉस या इंजरी से सफर कर रही हो, caused by a reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian or legal heirs of such victim। क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति, जो विक्टिम कौन होता है, मीन्स अ पर्सन, कौन, एक व्यक्ति हो सकता है हु हैज सफर्ड, जो सफर्ड कर रहा है, एनी लॉस और इंजरी, कोई लॉस हुआ है उसे या कोई इंजरी हुई है, कॉज बाई रीजन ऑफ द एक्ट की वजह से या ओमिशन की वजह से, ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन के ध्यान रखना, एंड इंक्लूड्स द गार्जियन और लीगल हेयर्स ऑफ सच विक्टिम। ठीक है, क्या था इसमें, अब थोड़ा बढ़ा दिया गया, या तो ये खुद बियर कर रहा है, ये सफर कर रहा है, या इसकी वजह से, कौन सफर कर रहे हैं, गार्जियन सफर कर रहे हैं, लीगल हेयर्स सफर कर रहे हैं। पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ विक्टिम ही था। ठीक है, विक्टिम हुआ करता था। कैसे, समझ लीजिए, कोई एक्यूज्ड ने कोई एक्ट किया या ओमिशन किया, एक्यूज, मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया और उस अपराध की वजह से मेरे एक्ट की वजह से, मेरे ओमिशन की वजह से एक व्यक्ति सफर किया, वो बेचारा विक्टिम है, वो पीड़ित हो गया, और उस पर पीड़ा क्या हुई, कोई लॉस या इंजरी हुई, उसे कोई लॉस हो गया, मान लीजिए उसकी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी, मैंने कोई माली नुकसान कर दिया उसे, या मैंने कोई इंजरी पहुंचाई उसे, चोट लग गई उसे, तो मेरी वजह से वो सफर कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अगर उसके साथ साथ उसके गार्जियन भी सफर कर रहे हैं, या उसके कौन कर रहे हैं, लीगल एयर सफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति भी विक्टिम। ये विक्टिम की डेफिनेशन बढ़ गई, अब इससे ही रिलेटेड नहीं है, अब इसके गार्जियन से भी रिलेटेड हो गया, उसके लीगल एयर से भी रिलेटेड हो गया। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं, ऐसे विक्टिम पर्सन को सफर्ड किया गया है, किसने, लॉस और इंजरी की वजह से सफर्ड कर रहा है, किसने दिया, वो किसी पर्सन ने, उसकी वजह से, एक्ट की वजह से और उसके ओमिशन की वजह से, एक्यूज्ड के। समझिए, एक व्यक्ति है जो विक्टिम होने का दावा करता है, तो उससे पूछिए कि ये 3 चीजें हुई हैं आपको। पहली चीज, क्या खुद आपको कोई लॉस और इंजरी हुई है? बोला नहीं मुझे तो नहीं हुई है। फिर उसकी वजह से, लॉस और इंजरी की वजह से आप नहीं सफर कर रहे कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूं, आपके गार्जियन ने किया, हाँ मेरे गार्जियन ने किया है, तो ठीक है तब भी विक्टिम है आप। नहीं मेरे गार्जियन ने, मेरे लीगल एयर्स ने किया, तब भी गार्जियन है। इसमें 3 लोगों को नुकसान होता है, 3 लोगों को, खुद को, उसके गार्जियंस को, और तीसरे उसके लीगल एयर्स को। अगर किसी तरीके की पीड़ा होती है ऐसे एक्यूज्ड के कृत्य या ओमिशन से, तो फिर ये माना जाएगा कि व्यक्ति क्या है, विक्टिम है। ठीक है, एक्यूज्ड के एक्ट और ओमिशन की वजह से ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के गार्जियन या ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को कोई लॉस या इंजरी बियर करनी पड़ रही है या सफर करना पड़ रहा है उसे,
तो फिर वो माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, विक्टिम है। इज दैट क्लियर? थोड़ा डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, इस प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। इसमें लीगल यर्स को जोड़ा गया और गार्जियंस को जोड़ दिया गया। मैंने वारंट केस आपको बता ही दिया। वारंट केस क्या है, आगे देखिए 2, इसको देखते हैं। डेफिनेशन क्लॉज आपका खत्म हो गया। किसी भी तरीके की अगर आपको इसमें कोई चीज क्वेरी है या कोई आपका डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप इसमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है जिससे हम आपको लिंक भेजते हैं, उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। मैं बात कर लूं सेक्शन 2 पर। कह रहे हैं द वर्ड एक्सप्रेशन यूज हियरिंग एंड नॉट डिफाइंड व्हाट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 यानी आईटी एक्ट 2081 ऑफ 21 of 2000 and the भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and sanity। आसान कर दो इसे, थोड़ा सा इसे आसान कर दो, समझ लीजिए। ये सेक्शन 2 है, ये ब्रिज सेक्शन है, ब्रिज सेक्शन, इसको ब्रिज सेक्शन कहते हैं, मेरी भाषा में ब्रिज सेक्शन कहिए आप। ये क्या बोलेंगे सब, ब्रिज सेक्शन, BRIDG, ब्रिज सेक्शन। क्यों कह रहे हैं ब्रिज सेक्शन? ब्रिज क्या करता है, जोड़ता है। देखो ये ब्रिज, लेकिन ये बनवे ब्रिज है। कैसा ब्रिज है, बनवे। इधर तो BNSS खड़ा है और इधर खड़े 2, एक IT एक्ट खड़ा है, ठीक, और इधर BNS खड़ा है, ठीक। यहां से कोई चीज इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, बल्कि इधर से इधर आएगी कोई भी चीज इधर। ये क्या कह रहे हैं, अगर आसान भाषा में समझिए, इस BNSS में कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं किया गया है, उसको परिभाषित, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी इतनी लंबी चौड़ी, Z तक है, A से शुरू होती है और Z तक होती है, इनकी 26 वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। 26 ऐसे शब्द हैं जिनको कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किया गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा शब्द है या ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाए यहां पर BNSS में, अगर वो शब्द, वो एक्सप्रेशन को डिफाइन कहां किया गया है, IT एक्ट में कर दिया गया है या फिर BNS में किया गया है, भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में डिफाइन है, तो आप एक काम करिए, उन दोनों एक्ट से उसकी डेफिनेशन को आप यहां पर यूज कर सकते हैं, यहां पर। लेकिन ध्यान रहे, उल्टा ना कर लेना, उल्टा ना कर लेना, ऐसा मत करना कि BNSS से उधर ले जाओ, उधर नहीं, ये बनवे ब्रिज है, उधर से इधर आएगा। यहां पर कोई चीज डिफाइन नहीं है तो आप वहां से इधर उठा लीजिए। बात समझ में आई? इसको मैं ब्रिज सेक्शन कहता हूं। इसका सादा भाषा में समझिए, अगर कोई चीज आपकी BNSS में डिफाइन नहीं है तो आप चिंता ना करिए, ढूंढिए उसे, या तो IT एक्ट में डिफाइन होगी, अगर IT एक्ट में भी डिफाइन नहीं है तो BNS में डिफाइन होगा। तो अगर वो BNS या IT एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन है और BNSS में डिफाइन नहीं है, तो आप IT एक्ट या BNS में जैसे भी डिफाइन है उसको वहां से आप उठा सकते हैं और उसको यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन 2 था। हमने डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट कर लिया है। कल हमारी क्लास होगी, उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और कल हमारी क्लास एक अलग मोड में होगी और थोड़ा सा इसमें हम अच्छे से डील करें, क्योंकि अभी तक हमारी क्लास इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन चल रही थी, क्योंकि क्लास हमारी रिदम में नहीं थी। अब चूंकि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास अच्छे से मूड में है। अब हम जो चलते चलते चीजें बता दूं मैं आपको एक बार फिर से, जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनमें हमारे यहाँ से एक बम्पर ऑफर चल रहा है, अप टू 50% ऑफर चल रहा है, चाहे वो आपके एकेडमिक रेगुलर क्लासेज हो, BLLB BA वगैरह की, BLLB LLB की रेगुलर क्लासेज हैं, या हमारे एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास का है, 6th क्लास का है, 9th क्लास का है, 11th क्लास का, AMU और JMI के। इसके साथ ही साथ हम लोग AMU और जामिया के हम कोर्सेज लॉन्च किए हैं अभी, जिस पे भी अप टू 50% स्कॉलरशिप है, जिसमें हम BA BLLB, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स कराते हैं, हम लोग तैयारी कराते हैं। इसके अलावा हम जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा जो सेक्शन है वो है लॉ। हम उसमें क्या पढ़ाते हैं, PCSJ के लिए पढ़ाते हैं, फाउंडेशन कोर्स है हमारे पास, क्रैश कोर्स है हमारे यहाँ पे, टेस्ट सीरीज है, जैसे भी हम यहाँ पे नोट्स वगैरह भी हम सेल आउट करते हैं, जिनको भी अगर नोट्स भी हमें से परचेज करने हो तो नोट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा LLM की क्लासेज हैं हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर APO की क्लासेज हैं हमारे यहाँ पर AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की क्लासेज होती हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं हमारे अधिवक्ता साथी या अधिवक्ता बहन या जो भी स्टूडेंट हमारे जो रेगुलर क्लासेज में भी हैं, तो अभी से देर मत करिए, डोंट बी लेट। अगर आप 3rd ईयर में हैं, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स वाले अगर 3rd ईयर में है तो वो 3rd ईयर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल में
आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप लॉ पास होंगे तो आप जज बनने के लिए प्रिपेयर होंगे। और जो लोग LLB करते हैं वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर सकते हैं। और NLCC क्लासेस से जुड़िए बेहतर अनुभव के लिए। और मैं इसके साथ धन्यवाद।